नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सबसे बड़ा अखाड़ा। मैं हूं आपके साथ शिल्पा तोमर। देश भर के कई राज्यों में कोरोना महामारी ने अपना कहर बरपा रखा है, लेकिन बड़ी बात यह है कि जो मरीज है वो कोरोना से नहीं बल्कि ऑक्सीजन, बेड, इलाज के अभाव में मर रहे हैं। कई राज्यों से ऑक्सीजन खत्म होने की खबरें निकलकर सामने आ रही है। महाराष्ट्र के नासिक में तो जाकिर हुसैन अस्पताल की बहुत बड़ी लापरवाही सामने आई। यहां ऑक्सीजन लीक होने की वजह से 22 मरीजों ने तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। वहीं महामारी के दौर में सियासत भी अपने चरम पर है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मोदी सरकार को निशाने पर लिया। राहुल गांधी ने केंद्र सरकार की वैक्सीन रणनीति की तुलना नोटबंदी से कर डाली। उन्होंने लोगों की समस्या का मुद्दा उठाते हुए सरकार को आड़े हाथों लिया। तो वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी कैसे पीछे रह सकती थी? उन्होंने भी केंद्र सरकार को जमकर घेरा। पीएम मोदी पर हमला करते हुए प्रियंका गांधी ने कहा, सब तरफ से लोगों के रोने की रिपोर्ट आ रही है, इस तरह की तस्वीरें, इस तरह की खबरें सामने आ रही है, लोग मदद की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन आप लोग यानी कि सरकार बड़ी बड़ी रैलियों में जाकर हंस रही है। कैसे कोई हंस सकता है? समझ में नहीं आ रहा कि ये सरकार आखिरकार कर क्या रही है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि महामारी के दौर में आखिर ये सियासत क्यों? आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, लेकिन पहले आपको सुनाते हैं प्रियंका गांधी वाड्रा ने किन शब्दों के साथ हमला बोला, क्या कुछ कहा। आज स्थिति यह है कि हिंदुस्तान में मात्र 2000 ऐसी ट्रकें हैं जो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कर सकती हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी त्रासदी ये है कि देश में ऑक्सीजन उपलब्ध है, लेकिन जहां पहुंचना चाहिए वहां पहुंच नहीं पा रहा है। आप रेमडेसिविर को देखिए। रेमडेसिविर आज एक एक जना मांग रहा है, ढूंढ रहा है कि कहां से मिलेगी, कैसे मिलेगी। 1.1 मिलियन रेमडेसिविर इंजेक्शंस वर एक्सपोर्टेड। जनवरी से लेकर मार्च तक 6 करोड़ एक्सपोर्ट हुई हैं हमारे हिंदुस्तान से वैक्सीन, और उसी समय में 3 से 4 करोड़ हिंदुस्तानियों को वैक्सीन दी आपने। तो आपने हिंदुस्तानियों को पहले क्यों नहीं रखा? लोग रो रहे हैं, लोग चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं, जैसे आपने कहा कि हमारी मदद करिए, कहीं ना कहीं से हमें दवाइयां दिलवाइए, ऑक्सीजन दिलवाइए, बेड दिलवाइए, और आप बड़ी बड़ी रैलियों में जाकर हंस रहे हैं। हंस कैसे सकते हैं? कोई जाके चुनावी रैलियों में टेस्ट करा रहा है? कोई चेक कर रहा है कि इतनी बड़ी भीड़ इकट्ठी हो रही है? 40,000 लोग, 30,000 लोग इकट्ठे हो रहे हैं। ऐसे में राहुल गांधी के अलावा प्रियंका गांधी वाड्रा की तरफ से ये सारे सवाल खड़े करने के बाद और भी सवाल खड़े होते हैं। मसलन संकट में सांस, सरकार से है कितनी आस? जी हाँ, क्योंकि इस समय जो परिस्थिति हमारे सामने, जो तस्वीरें हमारे सामने आ रही है, वाकई में दिल दहला देने वाली है। कोरोना महामारी, लेकिन सियासत फिर भी क्यों भारी? ये सबसे बड़ा सवाल है। आखिरकार ये सियासत कब खत्म होगी, खत्म होगी भी या नहीं? महामारी को खत्म करना है तो सियासत को खत्म करना होगा। हमें एक दूसरे के सहयोग के साथ मिलकर इस जंग को लड़ना होगा। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण सवाल ये कि स्वास्थ्य सेवाओं का हाल क्यों है इतना बदहाल? 8 से 9 महीने का जब समय था पहली लहर और दूसरी लहर के बीच का, क्या किया उस दौरान हमने, क्या किया उस दौरान हमारी सरकार ने? आज इन्हीं तमाम सवालों के जवाब लेने की हम कोशिश करेंगे। हमारे साथ एक पूरा खास पैनल इस समय जुड़ा हुआ है। पैनल का मैं तारुफ आपसे करवा देती हूँ। हमारे साथ बीजेपी की प्रवक्ता रेणु भाटिया जुड़ चुकी हैं, बहुत स्वागत है मैम आपका। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता, विंग कमांडर रिटायर्ड अनुमा आचार्य जुड़ चुकी हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। इसके अलावा वरिष्ठ पत्रकार रवि पाराशर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत रेणु भाटिया जी आपके साथ। रेणु जी, कोरोना नहीं, लापरवाही लोगों को अब मार रही है। वैक्सीनेशन की कमी लोगों को मार रही है, बेड की कमी लोगों को मार रही है, ऑक्सीजन की कमी लोगों को मार रही है। आप लोग क्या कर रहे हैं? कहां है आपका वो रोड मैप जिसकी दुहाई आप लोगों की तरफ से हर डिबेट में दी जाती है? अगर है तो उसका असर नजर क्यों नहीं आ रहा? लोग तड़प तड़प कर मरते जा रहे हैं, कौन जिम्मेदार? शिल्पा जी, सबसे पहले तो मैं नासिक में हुई उन 22 दर्दनाक जिन लोगों की मृत्यु हुई है उनकी शांति की गुहार करती हूँ प्रभु से, ताकि उनको अपने चरणों में परमात्मा स्थान दे। और उसके बाद मैं आपसे यही बात कहूँगी, जिस तरह से आपने डिबेट की शुरुआत की कि दर्दनाक मौत
तड़प तड़प के लोगों का गुहार करना, मैं कहूँगी कि ये एक ऐसा विषय है, कोरोना खास तौर से, जो पूरे विश्व के लिए एक संकट है, पूरे विश्व के लिए भयानक एक ऐसा आपातकाल है जिससे हम सबको मिलकर निपटना होगा, हम सबको जुड़कर उसका हल ढूंढना होगा। कहाँ कहाँ किस तरह से सुविधाएं व्याप्त मात्रा में मिलें, हम सबको मिलकर इसकी सलाह करनी होगी, सबको एकजुट होकर इसके ऊपर सोचना होगा। खासतौर से जब हम हिंदुस्तान की बात करते हैं तो हम सबको एक होना होगा। इसमें ना कोई पार्टी का विषय है, ना किसी जाति का विषय है, ना किसी वर्ण का विषय है। हम सब एक हो जाएं, तभी मुझे लगता है इस महामारी से हम निपट सकेंगे और लड़ सकेंगे। रही बात राजनीति करने की, तो मुझे ताजुब होता है अभी आपका जो डिबेट का आज का विषय, और मैं दिन भर में देख रही थी कि किस प्रकार से प्रियंका जी अपनी बात को रख रही थी। मुझे ताजुब होता है आज वो हंसने और रोने पर पाबंदियां लगाना चाहती हैं, कब कौन हंसे कौन रोए, और भूल जाती हैं कि वो आपातकाल के समय जब देश में हाहाकार मची हुई थी और ये पूरा परिवार एक शिप पर पिकनिक मनाकर हाहाकार कर रहा था, हंस रहा था, हंसी मजाक कर रहा था, वाइन पार्टीज कर रहा था। वो प्रियंका को शायद याद नहीं होगा क्योंकि प्रियंका शायद तब छोटी थी, लेकिन अब प्रियंका बड़ी हो गई, अब उनको अपोजिशन करने का मजा आने लगा, अब उनको इस तरह की बातों के लिए ऐसे मौकों पर विपक्ष की राजनीति चमकाने का काम करना है। मुझे दुर्भाग्य लगता है ऐसी राजनीति पर। मुझे लगता है कि आज जिस प्रकार नासिक में दुर्घटना हुई, ये तो आप लोगों पर डिपेंड करता है ना रेणु जी कि आप उनके बयान को किस तरह से लेना चाहते हैं। बिल्कुल, अगर उन्होंने सरकार से सवाल किया है कि क्या कर रही थी सरकार, क्या थी आप लोगों की तैयारी, तो क्या गलत उन्होंने पूछा? बोलिए हमने ये किया, बोलिए हमारी ये तैयारियां थी, और अगर फिर भी फेलियर है तो जिम्मेदारी लीजिए। नहीं, शिल्पा जी प्रश्न करने में और इस तरह की टिप्पणियां करने में फर्क होता है। प्रश्न करना या किस तरह की सलाह उन्होंने दी, उसमें फर्क होता है। आज गिनवा रही हैं कि ऑक्सीजन की इतनी कंपनियां नहीं हैं, इतने बसेस नहीं हैं। 10 वर्षों तक इनकी सरकारें रही, कभी इन चीज़ों के बारे में नहीं सोचा कि कभी आपातकाल स्थितियां भी आ सकती हैं। और मजाक करना या इस प्रकार की जो है परिस्थितियों में चूंटी काटने वाली बात जैसी बातों को करना, ये इनकी मानसिकता है, उसमें मैं जाऊंगी नहीं, क्योंकि अच्छा, आज बहुत सीरियस ठीक है मैम, ठीक है, और बहुत छोड़िए कांग्रेस को, छोड़िए प्रियंका गांधी को, छोड़ देते हैं, मैं उस पर नहीं जाती। मुझे मतलब नहीं है बीजेपी से, मुझे मतलब नहीं है कांग्रेस से, मुझे केंद्र सरकार से मतलब नहीं है, मुझे राज्य सरकारों से मतलब नहीं है, मुझे इस समय मतलब है हमारे देश के हेल्थ केयर सेक्टर से, उसकी स्थिति से। आप ये बता दीजिए स्वास्थ्य सेवाएं बदहाल इस समय फिर क्यों नजर आ रही है? एक तरफ तो हम विश्व गुरु बनने की तरफ बहुत बड़े बड़े दावे करते हैं, सुपर पावर अपनी कंट्री को बनाने की हम बात करते हैं, दूसरी तरफ अस्पतालों के बाहर लंबी लंबी लाइनें देखकर दिल बैठा जाता है, विश्वास नहीं हो पाता है। जवाब दे, आखिरकार इतनी बदतर स्थिति अस्पतालों की क्यों, किसकी वजह से? शिल्पा जी दो बातें होती हैं, एक होती है लापरवाही और एक होता है ना करने की मानसिकता। ना तो इस सरकार ने कहीं पर लापरवाही बरती है और ना ही ऐसी मानसिकता है कि देश के लिए कुछ ना किया जाए। आज आप देखें जिस परिस्थिति में हम हैं, उसमें भी हमारा देश बाकी अन्य देशों की उस तुलना में बहुत अच्छा है। आप ये देखिए, शुरुआत में ही हमने कोरोना पर कंट्रोल कर लिया था। हम लोगों ने सबसे पहले वैक्सीन जो है हम लोगों ने डिस्कवर की, हमारे देश के साइंटिस्ट ने डिस्कवर की, जो आज बाहर भी जा रही है। तो आप ये देखिए, वही वैक्सीन जिस पर यही विपक्ष, अब शिल्पा आप कहेंगी कि प्रियंका को छोड़िए या उनको छोड़िए, कैसे छोड़ दे? यही वैक्सीन जब डिस्कवर की थी और माननीय मोदी जी ने अपने उन साइंटिस्ट की पीठ थपथपाई थी, उनको शाबाशी दी थी, मुबारकबाद दी थी, तो ये कहते थे कि इस पर क्या भरोसा किया जा सकता है। क्या यही आप लोगों का कॉन्फिडेंस फिर ओवर कॉन्फिडेंस में तब्दील हो गया? रेणु जी बहुत विनम्रता से मुझे इतना बता दीजिए, कहाँ है आप इतना बता दीजिए। ठीक है, मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि शुरुआती तौर पर जब इस बीमारी ने हमारे देश को घेरा था, इस दुनिया को घेरा था, बहुत अच्छी आप लोगों की तैयारियां थी, बहुत अच्छी रणनीति के साथ आप लोगों ने उसे हैंडल किया था। लेकिन अब क्या हो गया? तकरीबन 1 साल का जो समय आप लोगों के पास था, क्या हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे कि अब इससे बदतर तो कुछ होने नहीं वाला, जो होना तो हो चुका है, अब तो सब कुछ अच्छा ही रहेगा?
आप इस स्थिति के लिए, इस सिचुएशन को फेस करने के लिए तैयार नहीं थे, और अगर तैयार थे तो कहाँ है वो तैयारियां? मेरा बस इतना सा आपसे सवाल है। ऐसा नहीं है शिल्पा जी, मुझे लगता है ये शब्द भी बहुत कटु होंगे हमारे देश के उन वैज्ञानिकों के लिए, उन डॉक्टर्स के लिए, उन फर्स्ट लाइन वॉरियर्स के लिए, अगर हम कहें कि कहीं उनकी तैयारी नहीं थी। हर स्टेप पर इस सरकार ने हर कदम पर तैयारी रखी है, लेकिन महामारी का प्रकोप जो है वो इतना भयानक है, इतना बड़ा है कि उसको कंट्रोल करने के लिए सभी ताकतों का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। और आप ये देखें, किसी भी स्टेट में आप जाएं, कहीं पर भी आप जाएं, कोई जगह आपको ऐसी नहीं मिलेगी जहां पर फ्रंट लाइन वॉरियर्स ना हो, जहां पर सरकार ने पूरी सुविधाएं मुहैया कराने का प्रयास ना किया हो। चाहे आज ऑक्सीजन की बात आ रही है कि ऑक्सीजन की कमी है, इतनी बड़ी महामारी में अगर इस समय कमी आ रही है तो उसकी पूर्ति के लिए भी हमारे ही देश के लोग आगे आए हैं, हमारे ही देश के वो जो है इंडस्ट्रियलिस्ट आगे आए हैं अपनी सेवाएं देने के लिए, फ्री सेवाएं देने के लिए, कि आप हमारे को सिर्फ कहिए कि कितना ऑक्सीजन चाहिए, हम उतनी प्रोडक्शन करेंगे। माननीय मोदी जी ने आप ही लोगों के चैनल्स के माध्यम से ये भी कहा कि ऑक्सीजन की जो भी लाइन, प्रोडक्शन लाइन हो रही है, वो कहीं पर भी इस्तेमाल ना हो सिवाय हेल्थ सेक्टर के। तो इस तरह की तैयारियां और इस तरह की बातें मुझे नहीं लगता ये छोटी बात है। अनुमा आचार्य, रेणु भाटिया ने तैयारियां गिनवाई कि हम किस तैयारी के साथ कोरोना की इस दूसरी लहर से जंग लड़ने जा रही हैं, लेकिन फिर भी प्रियंका गांधी की तरफ से, राहुल गांधी की तरफ से जिस तरह से आक्रमण किया जाता है, जिस तरह से केंद्र सरकार को घेरा जाता है, क्या आपको नहीं लगता कि अब वो समय आ चुका है कि अब इन बातों से ऊपर उठकर आप लोग क्या सुझाव दे सकते हैं, आप लोग किस तरह से मदद पेश कर सकते हैं, क्या रणनीति आगे अपनाई जा सकती है, इस पर अपनी व्यू पॉइंट्स रख सकते हैं, इस पर आगे बढ़ना चाहिए? शिल्पा जी, आपने देखा होगा कि शुरुआत में ही इन्होंने जो 22 लोगों की जो मृत्यु हुई उनके ऊपर तो श्रद्धांजलि दी, लेकिन मध्य प्रदेश में शहडोल में 12 लोगों की ऑक्सीजन की कमी से मृत्यु हुई, भोपाल के पीपल्स हॉस्पिटल में 10 लोगों की मृत्यु हुई और 20 लोगों की सागर में मृत्यु हुई, और आज दमोह में छीना झपटी हुई ऑक्सीजन की, उसके ऊपर कोई श्रद्धांजलि नहीं, उसके ऊपर कोई बात नहीं। तो ये जो है ना, ये मानसिकता जो है, राजनीतिक की मानसिकता, और वो भी बहुत ओछी मानसिकता, यहाँ से अगर बात शुरू होती है तो आपने कल, हमने ये बात की है कि जब विपक्ष ने साथ आने की कोशिश की तो विपक्ष को दुत्कारा गया, हर बार मखौल उड़ाया गया। आप खुद देखिए कि अमेरिका ने तुरंत अपना डिफेंस प्रोक्योरमेंट एक्ट लगा दिया है और हमको जो कच्चे माल की सप्लाई बंद कर दी है, पहले अपने देश का काम करेंगे। तो पहले हमारे देश को वैक्सीन लगनी चाहिए थी, सभी को लगनी चाहिए थी, लेकिन जब तक केवल 3-4 करोड़ लोगों को लगी थी, तभी करीब 6.5 करोड़ वैक्सीन जो है, 6 करोड़ वैक्सीन बाहर के देशों में भेज दी जाती है। रेमडेसिविर के इंजेक्शंस 11 लाख इंजेक्शंस बाहर भेज दिए जाते हैं। तो मेरा ये कह रहा हूं, ऑक्सीजन की अब जहां पर सवाल आ रहा है, ऑक्सीजन की जो सप्लाई है, देखिए आप कहती है सियासत कब बंद होगी, तब बंद होगी जब सरकार परफॉर्मेंस करने लग जाएगी। सरकार को परफॉर्मेंस से कोई ताल्लुक नहीं है। हम सब देख रहे थे प्रधानमंत्री अजीब तरह से अट्टहास कर रहे थे। यहाँ एक और प्रॉब्लम ये है इस सरकार की सबसे बड़ी, लेकिन अनुमा जी, सुन लीजिए, जो बात आपको अट्टहास लग रहा है, मजाक लग रहा है, वो बात दरअसल लोगों से कनेक्ट करने की थी। इस समय लोगों के बीच में जो डर का माहौल है, क्या आपको नहीं लगता वो पहले शांत किए जाने की आवश्यकता थी और वही उन्होंने किया? आपको लगता है जहां मौतें हो रही हैं वहां लोगों से कनेक्ट करके इस तरह से हंसा जाता है? शिल्पा, मुझे इंटरवेन करने का मौका दीजिए। शिल्पा, मुझे इंटरवेन करना है। शिल्पा जी देखिए, अनुमा जी की बात पूरी कर ले, उसके बाद मैं उम्मीद करती हूँ। नहीं, अनुमा जी आप ही का समय है, दिस इज योर टाइम, कंप्लीट योरसेल्फ। मैं आपसे ये कह रही हूँ कि ये सरकार जो है अगर परफॉर्मेंस करने लगेगी तो राजनीति होगी ही क्यों? अभी आप देखिए कि उत्तर प्रदेश की सरकार जो है वो इंटरवेंशन कर रही है जबरदस्ती। ऑक्सीजन के जो सिलेंडर्स हैं वो और जगहों तक नहीं आ रहे, वहां पर उन्होंने अपना चलाने की कोशिश की है। इसके पहले उन्होंने सीएमओ का एक सर्टिफिकेट लाके देना है तभी एडमिशन होगा, इस तरह की ब्यूरोक्रेसी लाने की कोशिश की थी। तो ये सारी चीजों में प्रियंका गांधी ने बोला, उन्होंने तब भी बोला जब वैक्सीन हमने एक्सपोर्ट की, तब भी बोला। पर मेरा ये कहना है कि ये सरकार जो है अच्छे का तो श्रेय लेना चाहती है। वैक्सीन जितनी लगी उसके ऊपर प्रधानमंत्री के फोटो है, तो फिर जितनी लाशें हैं उनके ऊपर भी फोटो लगाइए, मृत्यु के सर्टिफिकेट पर भी दीजिए। ये शर्म की बात है कि सरकार जो है उत्तरदायित्व नहीं लेती।
बहुत केवल दुखद शेयर लेने के है, लिए बहुत दौड़ती दुखद है शिल्पा। अब मैं ठीक है, चुप ठीक है, नहीं रेणु रह भाटिया, पाऊंगी। रेणु भाटिया, जवाब शिल्पा, दीजिए। मैं चुप नहीं रह बोलिए मैम, पाऊंगी। बोलिए मैम। ये नहीं शिल्पा, मुझे बहुत दुख, मुझे बहुत अफसोस हो रहा है कि ये सारे कांग्रेसी एक ही ट्रैक पर चलते हैं, लाशों के ऊपर राजनीति करते हैं। कितना दुर्भाग्य है। मेरी इतनी खूबसूरत दोस्त ने ये बोला कि लाशों के ऊपर मोदी जी की फोटो लगाई जाए, शर्म आती है। ऐसे वर्ड्स आप कैसे यूज कर सकती हैं आप एक नेशनल चैनल पर? बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझे लगता है नहीं, माफ कीजिएगा, माफ कीजिएगा। आपकी भाषा देश के हित में नहीं है। राजनीति करिए। मैं समझ सकती हूँ कि आप मरा हुआ पौधा है, मैं समझ सकती हूँ, गिरा हुआ पौधा है। इतना मत गिरिए कि लाशों के ऊपर प्रधानमंत्रियों की फोटो लगाना शुरू कर दीजिए। एक एक करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मनमोहन सिंह नहीं है, आप भूल रही हैं। ये मनमोहन सिंह नहीं है, ये प्रधानमंत्री रेणु भाटिया, मनमोहन सिंह पर भी चली गई आप। एक सेकंड मैम, रेणु भाटिया, आपसे ये सवाल किया गया था, अनुमा आचार्य ये जानना चाहती थी कि सरकार कर क्या रही है। कि सरकार अगर क्रेडिट लेती है तो फिर जो सरकार की तरफ से कमियां रह जाती है उसे भी तो आप लोगों को ही जिम्मेदारी के साथ निभाना होगा। किसने कहा? उसको भी स्वीकार करना होगा कि सरकार ने कमियों के ऊपर बात नहीं की है। हाँ। शिल्पा, किसने कहा? किसने कहा? सबसे पहले तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने इसी बात का अफसोस जताया कि कितनी बड़ी दुर्घटना हुई, किसकी लापरवाही से हुई, देखना होगा क्यों इस तरह की दुर्घटना हुई। सबसे पहले प्रधानमंत्री जी ने ये कहा और तुरंत थोड़ी देर के बाद विपक्ष का कितना ही घिनौना जो है बयान सामने आता है। और आज अब हमारी दोस्त यहाँ पर डिबेट में बैठकर कह रही है कि लाशों के ऊपर फोटो लगाएं। अरे लाशों के ऊपर फोटो लगाने का शौक आप लोगों को होगा। किस तरह की घिनौनी बात कर दी आपने इस नेशनल चैनल पर। मैम, आप अपनी जो भी बात कहना चाहती है कम से कम शब्दों की मर्यादा का ध्यान रखिए। आप किसके लिए क्या शब्द इस्तेमाल कर रही है? अनुमा जी, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। ठीक है, लौटूंगी आप दोनों के पास। हमारे साथ रवि पारेशर भी जुड़े हुए हैं। रवि जी, ये हो क्या रहा है? इस समय तो वक्त की दरकार थी कि पक्ष विपक्ष कुछ भी हो, सब लोगों को एक साथ मिलकर जनता के साथ कंधे के साथ कंधा मिलाकर खड़े होना चाहिए था। इस जंग को लड़ने के लिए सामने खुद से आना चाहिए था, खुद से इनिशिएटिव लेना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर तो ब्लेम गेम है कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। और इस ब्लेम गेम के चक्कर में देखिए ना, जनता की जान जा रही है, तड़प तड़प कर लोग मरते जा रहे हैं, लाशों पर लाशें बिछती जा रही है, लेकिन किसी को कोई सरोकार नहीं। सिर्फ अपने अपने तथ्यों से मतलब है, अपनी अपनी बात से मतलब है कि हम सही है, दूसरा गलत है। शिल्पा जी, बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया। इस बात में कोई शक शुबा नहीं है कि स्थितियां बहुत विषम हैं, बहुत जटिल हैं, बहुत भयावह हैं। मुझे लगता है कि अब ये राजनीतिक जो तीक्ष्णता है, ये जो बयानबाजी का ये जो तेवर है, ये खत्म होना चाहिए। और इस बात का अरण्य रोदन अभी करने की मुझे लगता है आवश्यकता नहीं है कि किस सरकार ने 8 महीने मिले थे। देखिए, इस बात में हमारी दोनों पार्टी प्रवक्ता जो बैठी हैं वो मानेंगी कि हेल्थ सब्जेक्ट स्टेट का भी है और सेंटर का। मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि अब मनमोहन सिंह कोरोना पीड़ित हो गए हैं, खुद राहुल गांधी कोरोना पीड़ित हो गए हैं, तो क्या मनमोहन सिंह और राहुल गांधी इसके लिए बीजेपी को या बीजेपी सरकारों को या केंद्र सरकार को जिम्मेदार मानेंगे या अपनी लापरवाही को मानेंगे? पहली चीज तो इस तरह की बयानबाजी न करें। सबसे पहले इस समय देश के हर आम नागरिक का, और मैं एक पत्रकार होने के नाते आपके इस फोरम से, आपके इस मंच से अपील करता हूं कि अगर हर व्यक्ति सावधानी बरत लेगा, हर व्यक्ति अपने स्तर पर जागरूक हो जाएगा, हर व्यक्ति अपने परिवार की देखरेख ढंग से करेगा, तो मुझे लगता है कि बहुत सारा जो अस्पतालों में जो बहुत सारे भीड़ लगी हुई है वो भी कम होगी। और अज्ञानतावश बहुत सारी चीजें हो रही हैं, तो पॉलिटिकल पार्टीज को तो अब ये चाहिए कि लोगों को जागरूक करें। अभी हम देख रहे थे कि दिल्ली में लॉकडाउन जारी कर दिया गया 6-7 दिन का, लेकिन मुख्यमंत्री ऑक्सीजन की कमी का रोना रो रहे थे, केंद्र से मांग कर रहे थे, लेकिन उनके 1.25 से 1.5 मिनट के विज्ञापन हर टीवी चैनल पे, न केवल एनसीआर के इलाके में बल्कि यूपी और पंजाब के इलाके में जहां की आम आदमी पार्टी के अंदर के मन में पॉलिटिकल महत्वाकांक्षाएं हैं, तो वो जो करोड़ों रुपया उधर जो डाइवर्ट हो रहा है, आप भाई अपने तैयारी में रखिए।
अभी मैं एक बयान सुन रहा था छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री का कि जो अभी फैसला हुआ है कि 18 वर्ष से ऊपर के सारे लोगों को टीका लगाया जाए और इसका खर्चा राज्य सरकार वहन करे। वो कह रहे थे छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री बहुत एहसान सा थोपते हुए पब्लिक पर कि भाई ठीक है, हमने तो केंद्र से गुहार लगाई थी, अब केंद्र हाथ झाड़ रहा, पल्ला झाड़ रहा है, तो 1000 करोड़ रुपए का खर्च छत्तीसगढ़ सरकार करेगी। इस अप्रोच की जरूरत क्या है जब आपके पास, आपके बजट में, आपके संसाधनों में 1000 करोड़ रुपए हैं मौजूद, तो फिर आप पॉलिटिक्स क्यों कर रहे हो भाई? केंद्र की अपनी जिम्मेदारियां भी हैं। और इसी तरह मैं कह रहा था कि अगर राहुल गांधी को कोरोना पॉजिटिव हो गया है तो इसके लिए क्या वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार को, व्यवस्था को जिम्मेदार मानेंगे? क्या राजस्थान में और छत्तीसगढ़ में किसी बीजेपी के नेता को कोरोना हो जाए तो क्या वो अशोक गहलोत सरकार को और बघेल सरकार को जिम्मेदार ठहराएगा? ठीक है अनुमा जी, ये अप्रोच है, ये खत्म होनी चाहिए। ठीक है अनुमा जी, जवाब दे। मैं एक विशेषज्ञ और एक पत्रकार के नाते ये उम्मीद करती थी कि दोनों तरफ की बात होगी, लेकिन जिस तरह की ओछी बात की कि ये लापरवाही जो है प्रधानमंत्री के ऊपर ला दी जाएगी। अरे इसमें लापरवाही क्या है? बहुत सारे लोग हैं जो जहां जा रहे हैं वहां पर वो उनको अगर इसका संक्रमण हो जाता है तो ये प्रधानमंत्री के ऊपर ला देंगे। इतनी ओछी बात इतने बड़े वरिष्ठ पत्रकार आपको कहा गया तो मुझे दुख हुआ। लेकिन एक बात और है, अगर पत्रकार हैं तो आप जानते होंगे कि ये डिसेंट्रलाइज करके ही होना चाहिए थी सारी चीजें। चाहे वो वैक्सीनेशन होता, उसके लिए भी सेंट्रलाइजेशन है, ऑक्सीजन की सप्लाई उसके ऊपर भी सेंट्रलाइजेशन है, सरकार के तरफ से जो भी है परफॉर्मेंस नहीं है, ये सबको दिख रही है, किसी को भी ऐसा नहीं है। पर ये जो बात है ना, ये दो तरफा बात होनी चाहिए, जो कि एक तरफा बात हुई है। और मैं समझती हूँ कि अगर एक तरफा बात होगी तो इस चर्चा की जरूरत क्या है? ऑलरेडी सबने डिसीजन बना लिया है, तो फिर इस चर्चा में हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर? रेणु भाटिया। शिल्पा, मैंने तो आपसे शुरुआत में ही कहा था कि कांग्रेस की मानसिकता ऐसी है, जो सही बात करे उसके पीछे पड़ जाते हैं। एनीवेज, भाषा की मर्यादा आपने देख ली कि एक सीनियर जर्नलिस्ट को भी किस प्रकार की शब्दों से नवाजा इन्होंने। खैर, मेरे बड़े भाई ने बहुत अच्छी बात कही कि मनमोहन सिंह जी को या राहुल जी को अगर कोरोना हुआ है तो उसके लिए दोषी किसको करार करेंगे। शिल्पा, मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूँगी, मैंने आपके साथ डिबेट भी की थी जब ये वैक्सीन आया था। तब इस वैक्सीन पर ये गांधी परिवार विश्वास ही नहीं कर रहा था। तब हम लोगों ने ये बात कही थी कि अगर आप वैक्सीन पे विश्वास नहीं कर रहे, इसका मतलब आप सीधा सीधा जिस प्रकार आर्मी को बुरा कहते थे, हमारे साइंटिस्ट को बुरा कह रहे हैं। अब मैं ये पूछना चाहूंगी कि क्या राहुल जी या गांधी परिवार या मनमोहन सिंह जी ये वैक्सीन लगवाएंगे या अभी भी नहीं लगवाएंगे, या कहीं इटली जाके वैक्सीन लगवाएंगे? क्योंकि हम लोग तो विदेशों को भी दे रहे हैं। इस बात पे भी पेट में दर्द है कि हिंदुस्तान ने इतनी तरक्की कैसे कर ली इस सरकार ने, तो ये कैसे देंगे? अब क्या विदेशी किसी वैक्सीन पर भरोसा करेंगे क्या ये? ठीक है, अनुमा जी जवाब देना चाह रही, जल्दी से मैम। बहुत सस्ती भाषा का फिर से प्रयोग हुआ, लेकिन फिर भी मैं कहूंगी कि इनको पढ़ना चाहिए। मनमोहन सिंह जी ऑलरेडी वैक्सीन लगवा चुके हैं, दोनों डोज लगवा चुके हैं, उसके बाद भी अभी वो संक्रमित हुए हैं। खैर, बात ये नहीं है, बात ये है कि जैसे एक बदमाश बच्चा होता है मोहल्ले का, पहले सबको पीट आता है और उसके बाद सहानुभूति बटोरने लगता है। उसकी बात गांधी परिवार का पूछ रही हूँ। देखिए, राहुल गांधी ने किसी के ऊपर कोई दोष नहीं लगाया है। वैक्सीन सबके लिए है, वैक्सीन लगाई जाएगी और नहीं, वैक्सीन लगाएंगे या वैक्सीन लगाएंगे, उससे वही वैक्सीन, वही वैक्सीन जिसके ऊपर विश्वास नहीं किया जा रहा था, वही वैक्सीन ना। अरे वही बात दरअसल यहाँ पर रेणु भाटिया, यहाँ पर ये है कि आपको जितनी चिंता राहुल गांधी की है, कांग्रेस की है, अगर उतनी चिंता अस्पतालों में बेड की कमी और ऑक्सीजन की कमी की कर लेते तो आज शायद हम यहाँ बैठकर इस मसले पर ये डिबेट नहीं कर रहे होते कि आखिरकार इतनी कमियां क्यों, आखिरकार सिस्टम की लापरवाही की वजह से लोगों की जान क्यों जा रही है। रेणु भाटिया, क्या आपको नहीं लगता उस पर ज्यादा ध्यान देने की, ज्यादा फोकस करने की समय आवश्यकता है? राहुल गांधी से बाद में निपट लीजिएगा, कांग्रेस को बाद में हैंडल कर लीजिएगा। बिल्कुल आवश्यकता है। देखिए शिल्पा, जल्दी से अनुमा आचार्य, 10 सेकंड आपके पास, उसके बाद रेणु भाटिया। आपने मुझसे मैं अनुमा जी ये करना चाह रही, उसके बाद जवाब दीजिए। कांग्रेस की सरकार के समय में एम्स बने, यहाँ पर कुछ अस्पतालों के ऊपर एम्स का लेबल लगा के और कह दिया गया कि हमने भी एम्स बनाए, लेकिन जो एक्शन जो आज
एम्स में जो कांग्रेस के समय से स्थापित है वहां हो रहे हैं, बाकी का अगर आप लिस्ट देखेंगे तो उसके इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी कि उनका रैंकिंग में कौन सी जगह पर है जो इनके खोले हैं 2018-19 में। लेकिन जवाब लेते हैं जल्दी से रेणु भाटिया, और एम्स का यहाँ पर जिक्र हुआ है, एम्स का यहाँ पर जिक्र हुआ है। रेणु भाटिया, मैं आपसे पूछ लूं और मैं आपको जरा ये भी बता दूं कि पटना एम्स में आज ही 384 डॉक्टर्स और नर्स का स्टाफ कोरोना संक्रमित पाया गया है। इसलिए आप लोगों से सवाल हो रहे हैं कि जिन लोगों को बचाना है वो लोग खुद इस हद तक संक्रमित होते जा रहे हैं, तो आखिरकार किस रोड मैप के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं? कैसे कोरोना वॉरियर्स को भी बचाएं और कैसे आम जनता को भी बचाया जा सके? क्या है आपकी तैयारी? बार बार यही सवाल इसीलिए खड़ा हो रहा है। देखिए शिल्पा, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, आपका प्रश्न भी बड़ा अच्छा है। बिल्कुल इन्फॉर्मेशन जानी चाहिए देश को, और देश को ये पता लगना चाहिए कि इस सरकार ने किस प्रकार से अपने उन डॉक्टर्स को भी, जिनका अभी नीट का एग्जाम होना है, मेरे पत्रकार बड़े भाई यहाँ बैठे हैं, ये जानते हैं, इन्होंने न्यूज़ में भी निकाला होगा कि उन सबको परमिशन दी गई कि जो मास्टर्स करके आगे अपना काम करेंगे उससे पहले ही उनको कोरोना वॉरियर्स के तौर पर एग्जाम भी साथ साथ दिया जाए और उनको इस ड्यूटी को परफॉर्म करने का मौका भी पहले दिया जाए। तो सर, ऐसा नहीं है कि सरकार अपनी तरफ से परफॉर्मेंसेस में कहीं कमी कर रही है। जिनको दिखनी है कमी वो तो बेस्ट परफॉर्मेंस में भी कमी निकालेंगे, लेकिन सरकार कहीं पर भी किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं छोड़ रही। बेड्स की आपने बात की, आज ही आप देखें रेलवेज ने भी 1200 बेड्स अपने बोगीज के माध्यम से परमिट की। आर्मी ने फिलहाल मुझे यहाँ पर एक बहुत छोटे से ब्रेक ले रखना होगा, और जो आपने बात कही कि सरकार परफॉर्मेंस में कहीं कोई कमी नहीं छोड़ रही है, मुझे बस इतना बता दीजिए, फिर अस्पतालों के बाहर इतनी लंबी लंबी लाइनें क्यों लगी हुई है? जब उन लोगों से बात की जाती है, क्यों खड़े हैं? कहते हैं इंतजार में खड़े हैं कि बेड मिलेगा, क्योंकि बेड अभी अवेलेबल नहीं है। अंदर जब किसी की जान जाएगी, बेड खाली होगा, तब हमारे मरीजों को बेड मिलेगा। ये हालात है, ये स्थिति है, धरातल की मैं बात कर रही हूं। रवि पाराशर, आपके पास आते हुए बहुत सारे सवाल पूछे जा चुके हैं, केंद्र सरकार की तरफ से बहुत सारे जवाब दिए जा चुके हैं, बीजेपी की तरफ से अपनी सारी तैयारियां गिनवाई जा चुकी है, लेकिन जनता आज जो जानना चाहती है वो ये कि फिर एक एक सांस के लिए ये जंग इतनी भारी क्यों पड़ती जा रही है? आखिरकार क्या किया जाए अब, क्या किया जाए अब और कैसे किया जाए अब? उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा। कोरोना अगर उनके परिवार में उनको, उनके किसी परिजन को हो जा रहा है, वो पैनिक में आ जाते हैं, क्योंकि डॉक्टर्स के पास जाते हैं, अस्पताल में बेड नहीं होता है, उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है। अगर क्रिटिकल सिचुएशन होती है तो लोग उनको कहते हैं या कहीं से उनको एडवाइस मिलती है कि भाई आप घर पर रहे, होम आइसोलेट रहे, तो होम आइसोलेशन में उन्हें क्या करना है क्या नहीं करना है ये उन्हें समझ में नहीं आता है। जागरूकता की कमी, सिस्टम के फेलियर की कमी, क्या वजह मानते हैं आप? क्या इस समय किया जाना चाहिए? मानना पड़ेगा, सिविल सोसाइटी को भी मानना पड़ेगा साथ साथ में, क्योंकि सरकारें इस तरह की जो आपदाएं, इस तरह की जो महामारी होती है उसमें केवल और केवल सरकारें निर्णय कर सकती हैं, रणनीति बना सकती हैं, लेकिन सिविल सोसाइटी को भी उससे निपटने के लिए आगे आकर बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी करनी पड़ेगी। लेकिन शिल्पा जी, एक चीज का मुझे बड़ा दुख है कि कांग्रेस प्रवक्ता ने मेरे वक्तव्य को, मेरी टिप्पणी को एक ओछी टिप्पणी करार दिया, जबकि वस्तुस्थिति जो चीजें हैं दिख रही हैं, कोई भी पत्रकार ये सवाल पूछेगा। आप मुझे एक बात बताइए कि कांग्रेस का शासन देश में केंद्र के स्तर पर कितने साल रहा? 55 साल रहा, 55 साल से ज्यादा रहा, एक छत्र राज्य रहा। और अब आप 6-7 साल वाली सरकार को ये इस बात के लिए घेरेंगे कि स्वास्थ्य का जो बुनियादी ढांचा है देश में जो कमजोर है। ये प्रश्न बड़ा सवाल, इसमें बीजेपी और कांग्रेस क्या करेगी? 55 साल तक जो जिनके ऊपर जिम्मेदारी थी उन्होंने पुख्ता नींव क्यों नहीं डाली? अब आप 6-7 साल वाली सरकार के ऊपर आक्षेप और आरोप लगाएंगे, तो ये एक पत्रकार होने के नाते एक बिल्कुल सवाल बनता है। और एक देखिए, हमारे यहाँ, हमारे समाज में तो ये कहा जाता है, लेकिन ये सवाल तो आज की तारीख में रवि पाराशर जनता भी पूछना चाहती है कि भाई अच्छे दिन का वादा तो आपने किया था ना, आपने कहा था हम सारी चीजें बदल कर दिखा देंगे, इसलिए तो पूछा जा रहा है कहाँ है वो अच्छे दिन? लोग मरने को दिल कर मजबूर है मरने के लिए, इसलिए पूछा जा रहा है सवाल।
शिल्पा जी उसके लिए 55 साल बनाम 6-7 साल को आप कोई एक बक्सा नहीं कैसे कैसे जस्टिफाई करेंगे आप? ठीक है, कोई भी सरकार, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी सत्ता में आने के लिए तमाम तरह के वादे करती है। बीजेपी ने भी किए, बीजेपी के वादे जनता को समझ में आए, दूसरी बार भी 19 में भी समझ में आया। बीजेपी के 6000 जनता ने कबूल किए, कांग्रेस के 72,000 कबूल नहीं किए। अब आप कहेंगे कि देश के लोगों की गलती है, तो ये एक, और कोरोना महामारी कोई बता के नहीं आई कि भाई कांग्रेस या बीजेपी के स्टेट्स में आ रही हो, वो कोरोना महामारी पूरे विश्वव्यापी महामारी है। और ऑल ऑफ सडन ऐसी जो परिस्थितियां बनती हैं उसमें सबसे जरूरी होता है धैर्य और संयम का परिपालन। जब हम हताश होते हैं, जब हम निराश होते हैं, तब हम भाषाई संयम भी खोते हैं और दूसरों को ओछा बताने लगते हैं। ठीक है, अनुमा जी जवाब देना चाह रही है। अनुमा जी, धैर्य और संयम, इस समय हमारे देश को इस महामारी के संकट काल में इन दोनों चीजों की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। क्या ये संभव है कि पक्ष और विपक्ष दोनों इसका अनुपालन करें? देखिए, विपक्ष के अगर आप देखेंगी तो कांग्रेस के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ना केवल ऑक्सीजन उपलब्ध करा रहे हैं, ना केवल बेड उपलब्ध करा रहे हैं, ना केवल वो दवाइयां उपलब्ध करा रहे हैं। लगातार कांग्रेस के लोग जो है वो जितना भरसक हो रहा है उतना कर रहे हैं, जबकि बीजेपी के नेता जो हैं खाली ट्वीट पर खेल रहे हैं और दूसरे लोगों के ऊपर आक्षेप लगा रहे हैं। दूसरी चीज बहुत बुरा लग गया, जरा सी बात में मैंने अगर ओछा कह दिया तो, और तब जब ये कह रहे थे कि जो मनमोहन सिंह लापरवाह हैं, ये भाषा तो बहुत अच्छी बोल रहे थे, इतने बड़े सीनियर वरिष्ठ हैं। और मेरा जो बीजेपी के ऊपर एक और ये है, वो ये है कि इनको फोटो खिंचवाने का बहुत शौक है। आपको मैंने बताया है कि इंदौर में, सभी जानते हैं, इंदौर में ऑक्सीजन के सिलेंडर को, ऑक्सीजन के टैंकर को 2 घंटे देर से भेजा गया, जबकि 10,000 पेशेंट्स को ऑक्सीजन चाहिए थी, क्योंकि बीजेपी के नेता फोटो खिंचवा रहे थे। भोपाल में शव वाहन के सामने उसको लॉन्च करने के पहले शव के साथ फोटो खिंचवाया गया है, मीडिया को बुलवाया गया है। तो ऐसे में बीजेपी के जो काम है वो संयम वाले नहीं है, वो सारे ओछे काम है, दिखाने के काम है। और एक बात जिसका जवाब मुझे बीजेपी की प्रवक्ता को देना है कि सेना के बारे में बात कर रही थी, कभी विपक्ष ने सेना को खराब नहीं कहा। सेना का राजनीतिक इस्तेमाल केवल और केवल आज तक इस देश में बीजेपी ने किया है। खुद एक फौजी अधिकारी हूं तो ये बात कह रही हूं कि कभी भी कांग्रेस ने या किसी दूसरी पार्टी ने फौज का जिस तरह से राजनीतिक इस्तेमाल बीजेपी ने किया वैसा कभी नहीं किया, क्योंकि वो बात भी आई थी तो उसका जवाब देना मैंने जरूरी समझा। और जहां तक बात यह है संयम की, हाँ बिल्कुल, संयम और धैर्य केवल जनता को ही तो रखना है, क्योंकि जनता का ही तो नुकसान होगा। लेकिन सरकार की तरफ से जो जिम्मेदारी पूर्ण व्यवहार होना चाहिए वहां पर बहुत ज्यादा कमी है। ये हमको दिख रही है। विपक्ष सवाल ना उठाए, जनता अपनी जिम्मेदारी का खुद एहसास खुद कर ले। आप लोग चुनाव में बिजी रहे, यहीं तक है बस आपका दायित्व। शिल्पा, मुझे बड़ा दुख हुआ अपनी साथी की ये बात सुनकर कि ये फौजी बैकग्राउंड से हैं। मुझे तो ताज्जुब हो रहा है फौजी बैकग्राउंड से होना हमारी बहन का। आप एक फौजी हैं, परंतु आपके अंदर ना संयम है, ना आप मर्यादित भाषा का इस्तेमाल करती हैं, ना आप सेना के ऊपर की गई टिप्पणियों को एक्सेप्ट कर रही हैं। ये मुझे बड़ा अफसोस है कि सेना का नाम ऐसे ही, मुझे लगता है इसी प्रकार की जो ओहदेदार लोग हैं उन्हीं की वजह से मुझे लगता है शायद डाउन जा रहा है। एनीवेज, आपके यहाँ भी कर्नल राज्यवर्धन पर्सनलाइज नहीं है, क्योंकि नहीं पर्सनलाइज नहीं है, ये पर्सनलाइज नहीं है, ये देश को अटैक करने की बात है। अगर एक पुलिस वाला गलती करता है तो पुलिस के ऊपर बात आती है। अगर मैं आपके चैनल पर चैलेंज करके ये बात बोलती हूँ, अगर मेरी ये बात गलत है तो जो सजा ये चैनल मुझे देना चाहे मैं एक्सेप्ट करूंगी। अगर एक पुलिस वाला गलती करता है पूरी पुलिस का फोर्स का नाम आता है। इसी प्रकार अगर एक फौजी गलत टिप्पणी करता है, हल्की भाषा का प्रयोग करता है, संयम का या मर्यादा का प्रयोग नहीं करता तो सेना का नाम आता है। मत कीजिए प्लीज, आप दोनों से मेरी एक बार फिर से दरख्वास्त है, डिबेट मुद्दे पर आते हैं मैम, तैयारियों पर आते हैं मैम, आगे के रोड मैप पर आते हैं। ठीक है,
रेणु भाटिया एक बार फिर से वापस से टॉपिक पर आते हुए, रेणु भाटिया मेरा सवाल सुनिए। मैं इनकी बातों का आप जवाब दूं ना। मैम देखिए सुनिए, यहाँ पर जनता आप लोगों के पर्सनल अटैक का जवाब लेने के लिए नहीं बैठी है। सुनिए आप सुनिए, मैं डिबेट में आपके साथ डिबेट में बैठी हूं तो उत्तर देने के लिए बैठी हूं। आप सुनिए, मेरी बहन ने कहा कि हम फोटो खिंचाने के शौकीन हैं। मुझे ताज्जुब होता है, वो मेरे जर्नलिस्ट बड़े भाई बैठे, मुझे वो ध्यान नहीं आ रहा जगह, कौन सी जगह जा रही थी प्रियंका गांधी किसी अफसोस के लिए, जब वो वाइपर साफ करने के लिए घंटों लगाया उन्होंने और पूरा मीडिया उस बात को दिखाने लगा, अरे देखिए प्रियंका गांधी अपनी कार का वाइपर खुद साफ करती है, कार के आगे का शीशा खुद साफ करती है। फोटो खिंचाना रेणु भाटिया जा किस मकसद के लिए गए थे, और आप फोटो वाली राहुल गांधी से ऊपर क्या पूछेंगे? फोटो राजनीति का वक्त रही बात ऑक्सीजन का वक्त है, वो लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, रेणु भाटिया छोड़िए ना, जनता खुद देख लेगी। ऑक्सीजन की बात हो रही है, आप अपनी तैयारियों की बात कीजिए। सुनिए ना, ऑक्सीजन की बात हो रही है ना, अरे सुनिए ना, ऑक्सीजन की बात हो रही है, ऑक्सीजन की बात हो रही है, ऑक्सीजन की पूर्ति कैसे होगी? प्रधानमंत्री जी ने देश के सभी उन इंडस्ट्रियलिस्ट को कहा, निवेदन किया कि जितनी भी आपकी ऑक्सीजन यूज होती है प्रोडक्शन में उसको रोक दीजिए, देश को ऑक्सीजन की आवश्यकता है, हमारे उन लोगों को ऑक्सीजन की आवश्यकता है जिनको अस्पतालों में भर्ती कराया गया। तो ऑक्सीजन की पैदा कैसे की जा रही है, पूर्ति कैसे की जा रही है, बेड्स की पूर्ति कैसे की जा रही है? आज पूरा दिन शिल्पा हर चैनल पर, लेकिन ये बात तो आप मानेंगी ना रेणु भाटिया, और हर चैनल अगर मैं आपकी बात को सही मानूं, दिखा रहा है, अगर मैं आपकी बात को सही मानूं तो संसाधन की कमी नहीं, पैनिक नहीं होना है। अगर हम कोरोना के कोई सिम्टम्स हमारे में, हमें पैनिक नहीं होना है। दूसरी बात, केवल अस्पताल जाना है इस सोच को भी हम निकाल दे, जब बहुत इमरजेंसी हो डॉक्टर भी कमेंट करे। आज सारी बातें आप देश के सभी उन बड़े डॉक्टर्स से पूछ रहे थे, तो कुछ ना कुछ तो हमें उनकी भी सुननी होगी ना। जो डॉक्टर्स का बड़ा बड़ा पैनल आज सुबह से चैनल्स पर बैठ रहा है और अपनी बात को बता रहा है, वो इसी इंफॉर्मेटिव मैसेज की वजह से ही तो बता रहा है ना। तो कुछ तो हमें उनको भी सुनना है। हमें सिर्फ हर चीज के लिए अपोज करना, एक जो है नाटकीय शैली करना, ये ठीक बात नहीं है। ऐसी परिस्थिति में हम सबको एक होना चाहिए, विपक्ष हो कोई भी पार्टी हो, हम सबको एक होकर सबको आगे बढ़ना होगा। मुझे लगता है देश का हित उसी में है। देश का हित उसी में है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन कोई इस मसले पर गंभीरता से विचार तो करे, इसे इम्प्लीमेंट तो करे। सिर्फ कह देने से रेणु भाटिया क्या मामला हल हो जाता है? क्या सिचुएशन जो इस समय बनी हुई है कंट्रोल में आ जाती है? दरअसल जिस जो आज की स्थिति है, कोई तो उसका अलार्मिंग बेल रहा होगा ना, कोई तो वह समय रहा होगा ना। आप लोगों ने उस समय खतरे की घंटी सुनी नहीं या अनसुनी कर दी? क्योंकि आप लोगों को क्या नहीं पता था कि आगे क्या कुछ हालात होने वाले हैं? देखिए शिल्पा, ना तो खतरे की घंटी को अवॉइड किया गया, ना अनसुना किया गया। लगातार सरकार के हर टॉप ऑफिसर्स ने भी, हर महकमे से जुड़े हुए और सभी नेताओं ने भी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ संगठनात्मक नेताओं ने भी बार बार इस बात को कहा, ये भयानक बीमारी है, इससे हमें खुद बचना होगा, 2 गज की दूरी रखनी होगी, सैनिटाइज करना होगा, ये सब करना होगा। कुछ तो हमें भी फॉलो करना है। जब लॉकडाउन आपके मुताबिक रेणु भाटिया, आपके मुताबिक आप लोगों ने सारी तैयारियां कर रखी है, ठीक है? रेणु जी सुनिए, संसाधनों की कोई कमी नहीं आपके मुताबिक, प्रयास किया जा रहा है, लेकिन ये बात तो आप मानेंगी, इस बात को तो आपको स्वीकार करना होगा। रेणु भाटिया, इस बात को तो आप स्वीकार करेंगी ना, संसाधनों की कमी नहीं, चलिए मान लेते हैं आपकी बात को, लेकिन सिस्टम के अंदर व्यवस्थाओं की तो कमी है और उन अव्यवस्थाओं की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है, जिस वजह से सवाल खड़ा हो रहा है। ऐसे में उन व्यवस्थाओं को ठीक करने की किसकी जिम्मेदारी, कौन करेगा वहां पर सारी अरेंजमेंट्स को ठीक? देखिए
बिल्कुल सरकार करेगी और जो उस समय रूलिंग है वो करेंगे। आपको ध्यान हो शिल्पा, एक बहुत बड़ा ये एक स्कैंडल भी इस तरह का सामने आया था कि कुछ डॉक्टर्स ने लापरवाही बरती थी। ये लगभग 4 महीने पुरानी मैं बात कर रही हूँ, मेरे बड़े भाई को ये न्यूज़ शायद ध्यान में हो, और उस समय उन डॉक्टर्स के खिलाफ कार्रवाई हुई। परंतु इस तरह से हम लोग ये भी सोच रहे थे यही लोग फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं, अगर इस तरह की लापरवाहियों के बाद हम इन लोगों के ऊपर भी कड़ाई करेंगे तो लोग ध्यान कौन रखेगा। इसलिए कई लोगों को वार्निंग बेसिस दिए गए कि ये समय देश के साथ खड़े होने का है, किसी भी प्रकार की लापरवाही करना या कुछ करना। अभी मैं जब आपका ब्रेक था मैं न्यूज़ पढ़ रही थी अपने मोबाइल में कि यूपी सरकार ने एक बहुत सराहनीय कदम उठाया। बार बार ये एक बात हो रही थी कि जो कोरोना टेस्ट है वो सरकारी अस्पतालों में हो रहा है और वहां नंबर नहीं आ रहा। हाँ। तो आज हमारी एक राज्य की सरकार ने ये डिक्लेयर कर दिया कि सभी प्राइवेट जो है चेक करने वालों को भी परमिशन दी जाती है कि वो कोरोना टेस्ट इंस्टेंट वाला करें। तो ये कड़े कदम ही तो हैं जो बारी बारी करके उठाए जा रहे हैं और इसी प्रकार से हर कदम को दुरुस्ती से, चुस्ती से, ईमानदारी से और देश के हित के लिए, जनता के सुख के लिए सहयोग के साथ किया जाएगा, जिसमें जनता का भी सहयोग हमें चाहिए। हाँ। आप मीडिया वालों का सहयोग भी हमें चाहिए, जर्नलिस्ट भाइयों का सहयोग भी हमें चाहिए और मुझे लगता है लेकिन अगर कहीं कोई कमी दिखेगी चाहिए तो हम तो सवाल पूछेंगे, सोच का तो चाहिए और आप लोगों को जवाब देना होगा। बिल्कुल, आपके सवाल जो है, आपके सवाल आमंत्रित है। हाँ। आपके सवाल आमंत्रित है, आपकी टिप्पणियां भी आमंत्रित है। हाँ। उनको सॉल्व कैसे करना है वो रिप्लाई भी आप दें। 55 वर्ष के एक मैच्योर आदमी को 5-6 वर्ष के बच्चे के साथ कंपेयर ना करें। आप हमें 55 वर्ष क्या 25 वर्ष का मौका तो देकर देखें ना। ये हिंदुस्तान की तस्वीर बदल गई, वो राम राज्य ना। चलिए, तस्वीर तो हिंदुस्तान की जब बदलेगी तब बदलेगी, लेकिन फिलहाल तो इस महामारी से निपट लिया जाए। रवि पाराशर, ये बातें कहने सुनने में बहुत अच्छी लगती है, लेकिन अगर वाकई में इन्हें इम्प्लीमेंट भी किया जाए तब जाकर हो सकता है हिंदुस्तान की तस्वीर बदल जाए। लेकिन आज का जो हिंदुस्तान जिस स्थिति में है, जहां पर खड़ा हुआ है, अब क्या होना चाहिए, कैसे इस सिचुएशन से डील किया जाए। आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह है, ये लोग राजनीतिक दल है, एक दूसरे की कमियां गिनवाएंगे, जनता के सामने उजागर करेंगे, लेकिन जनता के बीच में एक विश्वास कैसे पैदा किया जाए कि इस पेंडेमिक सिचुएशन में पैनिक में ना आए, कॉन्फिडेंस के साथ इस महामारी का मुकाबला करें, तभी वो जीत सकते हैं। बड़ी जरूरत जागरूकता का स्तर बढ़ाने की है, वो हम मीडिया का भी काम है। और आपने सही कहा कि अगर कहीं कोई लापरवाही होती दिखेगी, कोई गलती होती दिखेगी तो हम तो सवाल पूछेंगे। लेकिन हमारी एक मीडिया की एक जिम्मेदारी, मैं भी 30 वर्षों से अधिक समय तक सक्रिय पत्रकारिता में रहा और कई बड़े चैनलों में मैनेजमेंट लेवल पे काम किया। हमारा प्रयास ये भी होना चाहिए कि जो गलत हो रहा है वो तो हम सवाल पूछे ही पूछे, लेकिन जो अच्छा हो रहा है उसको भी हम कुछ अपनी स्क्रीन पे दिखाएं। दुर्भाग्य से हो ये रहा है कि जो 24 घंटे के प्रसारण वाले चैनल हैं, जैसे आपका भी सैटेलाइट चैनल है, वहां पर अगर 90% नेगेटिव कवरेज हो रही है तो 10% ही केवल पॉजिटिव कवरेज हो रही है। भारत जैसे बड़े देश में ऐसा नहीं है कि बहुत कुछ अच्छा नहीं हो रहा होगा, ऐसा मैं नहीं मानता हूं। समाज के बहुत सारे वर्ग हैं, इवन कांग्रेस, जैसा मैंने कहा, बिल्कुल सर, कांग्रेस की बात से 100% मैं सहमत हूं और जनता टीवी इस बात को फॉलो भी करता है। जहां जो कुछ अच्छा हो रहा है, जो कदम जनता के हित के लिए महामारी के संकट काल के समय में उठाए जा रहे हैं, वो हम लोग पूरी कोशिश के साथ जनता तक पहुंचाते हैं। बात पूरी करने दीजिए थोड़ी देर। मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि कांग्रेस के जो 55 साल रहे 1951-52 में जो पहली लोकसभा गठित हुई, तो वहाँ कुछ विकास ही नहीं हुआ, ऐसा नहीं है। हमें याद है कि गांव जब हम जाते थे गर्मियों की छुट्टियों में, हमारे गांव जब हम जाते थे तो कच्चे घर थे, मिट्टी की दीवारें थी और छप्पर रहते थे। और कांग्रेस उतने जब कांग्रेस का ही शासन था तब पक्के घर हो गए थे और दोपहिया गाड़ियां आने लग गई थी। साइकिल हमारे यहाँ आती थी तो गुड़ पूरे गांव में गुड़ बताशा बांटा जाता था। तो ऐसा नहीं है कि आर्थिक तरक्कियां नहीं हुई, लेकिन जितना होना चाहिए था, जिस गति से होना चाहिए था, वो नहीं हुआ, इसमें कोई शक नहीं है। और हमें एक चीज और कहना चाहता हूं कि जब घर में आग लगी हो, गांव में आग लगी हो, तो सबसे पहला प्रयास आग बुझाने का करना चाहिए। पानी का इंतजाम कैसे होगा, फायर ब्रिगेड को फोन कौन करेगा, ये होना चाहिए, न कि ये होना चाहिए उस समय आग लगी है
और हम ये विवेचना करने लगे घर के बड़े पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों कि भाई ये आग लगी कैसे, किसकी लापरवाही से लगी। तो ये एक मानसिकता है। ठीक है, अब हर वर्ष चूंकि देश में चुनाव होने लगे हैं, दुर्भाग्य से 1971 के बाद पहला मध्यावधि चुनाव हुआ। अब आप देख रहे हैं कि 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव अभी निपट जाएंगे 2 मई को, उसके बाद 5-6 महीने बाद यूपी और उत्तराखंड और कई राज्यों की चुनाव की अधिसूचना फिर जारी हो जाएगी। तो ये जो चुनावी कटुता है, हर साल चुनाव में देश पूरा मुब्तला है, केंद्रीय मंत्री, विपक्षी पार्टियों के जो नेता हैं हर समय प्रचार में व्यस्त हैं, तो ये तूतू मैमे का जो स्तर बढ़ा है। अच्छी खबर बिहार से सामने आई कि वहां पर पंचायत चुनावों को टाल दिया गया है। बहुत अच्छा, ऐसा ही होना चाहिए इस समय, यही वक्त की दरकार है। और एक चीज और शिल्पा अंतिम कि छत्तीसगढ़ सरकार ने माना है कि उनके यहाँ तरल ऑक्सीजन का और ऑक्सीजन का उत्पादन सरप्लस है। मुझे बहुत खुशी होती जब छत्तीसगढ़ सरकार आगे बढ़ के ये कहती कि जो सरप्लस ऑक्सीजन है हम मध्य प्रदेश को देने को तैयार हैं। इसी तरीके से यूपी सरकार ये कहती कि हमारे यहाँ ये संसाधन सरप्लस है, हम पंजाब या राजस्थान को देने को तैयार हैं। ये माहौल अगर बनता है तो मुझे लगता है देश हित की बात होगी, अन्यथा तो हर मुद्दे पर चुनावी जो हाहाकार टाइप है वही होता रहे। बिल्कुल अनुमा जी, वाकई में ऐसा ही होना चाहिए कि एक दूसरी सरकार को खुद से इनिशिएटिव लेते हुए कहना चाहिए कि भाई हाँ हमारे पास सरप्लस चीज है, किसी भी चीज की मैं बात कर लूं आप लोग लीजिए, क्योंकि जनता आपकी हो, जनता हमारी हो, है तो हमारे ही देश की। आपकी बात बहुत सही है। मैं एक चीज और कहूंगी कि चूंकि हेल्थ जो है राज्यों का सब्जेक्ट है, सेंट्रलाइज्ड चीजें ना करे, सरकार राज्यों को उनके हिस्से की वैक्सीन दे दे, उनके हिस्से का जीएसटी का शेयर दे दे, उन हिस्से की ऑक्सीजन दे दे। जबरदस्ती सब चीजों को खुद के पास होल्डिंग करने की जरूरत नहीं है। और एक और चीज की मैं आपसे कहूंगी आपके चैनल के माध्यम से कि जो इस समय जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन 10 दिन पहले से लड़ रही है कि जो कोरोना वॉरियर्स के लिए इंश्योरेंस खत्म कर दिया गया था, 23-24 मार्च को खत्म हुआ है, उसके बाद वो दोबारा उसे करवाने की मांग कर रहे हैं, तो वो भी जल्दी से जल्दी उनके लिए दोबारा आना चाहिए, क्योंकि इन सब चीजों में देर ठीक नहीं होती। कोरोना वॉरियर्स आज फोर फ्रंट पे खड़े होकर लड़ रहे हैं, पूरे देश की जनता के लिए लड़ रहे हैं। सरकार को सबसे पहले उनके बारे में ऑलरेडी काफी देर हो चुकी है। रेणु भाटिया, आपका फाइनल कमेंट। आज जो सिचुएशन है ऑलरेडी काफी चीजें पीछे रह गई, पीछे छूट गई है, अब आगे और देर कहीं ना हो जाए और खामियाजा ना भुगतना पड़ जाए, क्या करें आप? देखिए शिल्पा, मैं केवल इतना कहूंगी कि आज देश ऐसी आपातकाल स्थिति में है जहां पर सबका साथ जरूरी है, तभी सबका विकास होगा। और इस नीति और नियत के साथ यदि हम सारे खड़े होंगे तो हम सब फ्रंटलाइन वॉरियर्स हैं, और मुझे नहीं लगता कोरोना हमें हरा पाएगा, हम कोरोना को तुरंत हराएंगे। ठीक है, अनुमा आचार्य, आपका फाइनल कमेंट, क्या ये संभव हो पाएगा? फाइनल कमेंट ये है कि विपक्ष हमेशा पूरी तरह से सरकार का साथ देने को तैयार है, लेकिन सरकार को भी वो हाथ बढ़े हुए को पकड़ना चाहिए, फेंकना नहीं चाहिए, ये बहुत जरूरी है। रवि पाराशर, आपका फाइनल कमेंट। ताली हमेशा 2 हाथ से बजती है, ऐसे में पहल दोनों की तरफ से होनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है, और मुझे बड़ी खुशी है कि जो तलखी इस डिबेट में शुरुआत में थी वो आखिर आते आते उबाल में पानी के छींटे, कुछ ठंडे छींटे दोनों पार्टियों के प्रवक्ताओं ने डाले हैं। और बात बिल्कुल सही है, जब तक हम मिलकर काम नहीं करेंगे, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने से नहीं चलेगा। और ये बात भी बिल्कुल सही है कि इंसानियत अंतिम तौर पर जीतेगी। विश्व बिरादरी पूरी इस बीमारी से लड़ने के लिए लगी हुई है, लेकिन हम यही उम्मीद है और यही ईश्वर से प्रार्थना भी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। मेरे पास समय बस इतना ही था। तो फिलहाल एक एक सांस की जंग है, बावजूद इसके लापरवाही का आलम है। अब सांस का सवाल है और फैसला सिर्फ आपके हाथ है। चलिए, इसी के साथ मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आप बने रहे जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।